दोस्तों, एक समय था जब भारत में मौजूद दौलत की वजह से इसे सोने का चिड़िया कहा जाता था और इसके दौलत के किस्से दुनिया भर में मशहूर थी। इसी दौलत के कारण विभिन्न यूरोपीय राष्ट्रों ने यहाँ आक्रमण किया। भारत पर अंग्रेजों के अलावा भी कई देशों ने हुकूमत की। इनमें से अधिकतर आक्रमणकारी शासकों ने भारत को सोने की चिड़िया करार दिया और जी भर के लूटा। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा लूटमार अंग्रेज़ों ने मचाई। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने भारत को कितना लूटा? अंग्रेज़ से पहले भारत की इकोनॉमी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, उद्योग की क्या स्थिति थी? अंग्रेज़ों ने भारत को कितना फ़ायदा और नुकसान पहुंचाया था? यही सब आप इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक पूरा देखें। अंग्रेज़ों के आने से पहले का भारत। दोस्तों, अंग्रेज़ों से पहले भारत 1/4 जीडीपी का उत्पादन करने वाला एक बड़ा देश था। उस समय का भारत कपड़े, मसाले, बर्तन, जहाजरानी, हीरे जवाहरात और जेवरात के उद्योग में एशिया बल्कि यूरोप में भी अपनी एक अलग पहचान रखता था। भारत की भूमि उपजाऊ और सभी प्रकार के संसाधनों से समृद्ध थी। लोग मेहनती और कुशल थे। यहाँ बनने वाली सूती और मलमल की पूरी दुनिया में मांग थी। जब अंग्रेज यहाँ आए उस समय भारतीय उपमहाद्वीप दुनिया की अमीर तरीन राष्ट्रों में गिना जाता था। ब्रिटेन से लेकर चीन और जापान तक भारतीय सामान बिकता था। बंगाल और गुजरात से सालाना हजारों जहाज व्यापार के लिए हिंदुस्तान के बाहर भेजे जाते थे। हिंदुस्तान के दौलत का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि औरंगजेब की हुकूमत में भारतीय उपमहाद्वीप के दौलत यूरोप के सभी शहंशाहों से ज़्यादा थी। सिर्फ औरंगजेब की दौलत उसके समकालीन फ्रांस के शहंशाह लुई की दौलत से 10 गुना ज़्यादा थी। इसके अलावा जहाजरानी और स्टील के उद्योग में भारत सबसे आगे था। भारतीय कारीगर इतने माहिर थे कि दूसरी दुनिया में बनने वाले जहाज़ों से 25% कम लागत में बिल्कुल वैसा ही जहाज तैयार कर दिया करते थे। लोहा बनाने के उद्योग में भी भारत नंबर 1 था। कहा जाता है कि लंदन में भारत के लोहे की बहुत मांग हुआ करती थी। कृषि में भी भारत उस समय दुनिया के टॉप राष्ट्रों में गिना जाता था। कहा जाता है कि यहाँ 16 अलग अलग किस्म के सिर्फ चावल ही उपजाए जाते थे। यहाँ के मसाले दुनिया भर में पसंद किए जाते थे और इनकी सारी दुनिया में मांग थी। हजारों साल की सभ्यता रखने वाले यूनान और इटली की आर्थिक हालत उस समय बहुत खराब थी, जबकि भारत के उद्योग और वाणिज्य की मिसालें दुनिया भर में दी जाती थी। यहाँ के लोग दिन रात अपने काम में लगे रहते थे। जमीन उपजाऊ थी जिससे खूब फसल पैदा होती थी। यहाँ बड़े बड़े लायक कारीगर मौजूद थे जो खूबसूरत और बेहतरीन सामान तैयार करते थे। पश्चिम के सभी देश इन चीज़ों को बड़े उत्साह से खरीदते थे। यहाँ सूत और कपड़े इतने महीन और खूबसूरत बुने जाते थे कि दुनिया में कोई देश इनकी बराबरी नहीं कर सकता था। दोस्तों, ये खुशहाल भारत उस समय पूरी दुनिया की कुल जीडीपी का 27% प्रोड्यूस करता था। इस बारे में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं, 1700 ईस्वी में भारत अकेला 22.6% 22.6% धन बनाता था, जो पूरे यूरोप के सभी हिस्सों के धन के बराबर था। लेकिन यही हिस्सेदारी 1952 में गिरकर सिर्फ 3.8% रह गया। अंग्रेजों का भारतीय उपमहाद्वीप में आगमन। दोस्तों, भारत और यूरोप के समुद्री रास्ते सबसे पहले पुर्तगालियों ने खोजा। पुर्तगालियों के अलावा भारत में फ्रेंच और डच लोग व्यापार के लिए आए और खूब पैसा कमाया। 17वीं सदी तक पुर्तगाली, फ्रेंच और डच लोग भारत के व्यापार पर पूरी तरह कब्जा जमा चुके थे। इनके बाद भारत में अगला पड़ाव 17वीं सदी में अंग्रेजों ने डाला। अंग्रेजों ने बगैर युद्ध व्यापार के अपने आधुनिक राजनीतिक हथकंडों के जरिए
जल्द ही पुर्तगालियों, फ्रेंच और डचों को हिंदुस्तान के व्यापार से दूर कर दिया और चंद ही दहाइयों में हिंदुस्तान के व्यापार पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया। ये सब अंग्रेज ने सिर्फ एक कंपनी के जरिए हासिल किया, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी रानी एलिजाबेथ से सन 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार की अनुमति लेकर पहुंची। 1608 ईस्वी में उन्होंने गुजरात के सूरत में अपना पहला पड़ाव डाला। 1615 में कंपनी ने अपना एक दूत सर थॉमस रो को समय के मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजा और इजाज़त लेकर व्यापार शुरू कर दी और सूरत में उन्होंने व्यावसायिक फैक्ट्री स्थापित की। 1625 ईस्वी में कंपनी ने मद्रास यानी मौजूदा चेन्नई से लगभग 40 मील दूर अपनी व्यावसायिक कोठी स्थापित की। कंपनी भारत में सूत यानी कॉटन, नील, पोटेशियम नाइट्रेट, चाय इत्यादि की व्यापार करने लगी और धीरे धीरे कंपनी पूरे देश में फैलती चली गई। 1647 ईस्वी तक ये कंपनी 23 फैक्ट्रियां अलग अलग शहरों में लगा चुकी थी। इन फैक्ट्रियों से मसाले, रेशम, चाय और दूसरे उत्पादों के व्यापार शुरू कर दी, जिसमें उन्हें ज़बरदस्त फायदा होने लगा। इसके अलावा मद्रास में पूरी एक वाणिज्यिक कॉलोनी आबाद कर ली गई थी, जो कि 18वीं सदी तक पूरा एक शहर बन गया। ब्रिटिश काल में कृषि और औद्योगिकी। दोस्तों, 17वीं सदी में यानी 1600 ईस्वी से 1699 ईस्वी के बीच के समय में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, उस समय तक ब्रिटेन विश्व की कुल जीडीपी का सिर्फ 1.8% उत्पादन करता था, जबकि भारत की जीडीपी 27% 27% था, जो कि 18वीं सदी में थोड़ा सा कम होकर 23% तक आ गया था। जब 20वीं सदी में अंग्रेज भारत छोड़कर गया तो भारत के 90% से ज़्यादा आबादी गरीबी रेखा से नीचे ज़िंदगी गुजारने को मजबूर थी और 1.8% जीडीपी वाला ब्रिटेन विश्व की कुल जीडीपी का 10% उत्पादित करने लगा था। वो हिंदुस्तान जो खुशहाल और दौलतमंद, विकसित और व्यवसाय का सेंटर था, 1940 में ब्रिटिश काल के खात्मे के समय दुनिया का तीसरा गरीब देश बन गया था। सभी उद्योग लगभग बर्बाद हो चुके थे और भारत का जीडीपी सिर्फ 3.8% रह गया था। इसके अलावा भारत में साक्षरता दर सिर्फ 16% 16% और औसत उम्र सिर्फ 27 साल रह गई थी। यहाँ के व्यापार, शिक्षा और लगभग सभी उद्योगों पर अंग्रेज़ों ने एकाधिकार स्थापित कर लिया था। यहाँ का जहाज उद्योग, जो अंग्रेज़ों के आने से पहले दुनिया भर में मशहूर थी, पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। एक समय था जब भारतीय लकड़ियों से बनने वाली जहाज़ों की उम्र 25 साल से भी अधिक होती थी, जबकि यूरोप में तैयार होने वाले जहाज सिर्फ 6 साल चलते थे। इसी वजह से ब्रिटेन ने कानून बनाकर भारत में बनने वाली जहाज़ों को समुद्री व्यावसायिक रास्तों पर चलने की पाबंदी लगा दी। इस तरह आम भारतीय गरीब से गरीब होता चला गया। एक ब्रिटिश शोधकर्ता के मुताबिक एक आम भारतीय की आमदनी सिर्फ 5 पाउंड सालाना रह गई थी। अगर आज के हिसाब से भी देखें तो सिर्फ 500 रुपये बनते हैं। अंग्रेज के इन हथकंडों के कारण एक आज़ाद और खुशहाल राष्ट्र जल्द ही एक गुलाम राष्ट्र में बदल गया। अंग्रेजों का तरीका यह था कि पहले जनता पर भारी टैक्स लगाकर उनसे धन इकट्ठा किया जाता, फिर इन पैसों से भारतीय सामान औने पौने दाम पर खरीदकर पश्चिमी देशों में मुंह मांगी कीमत पर बेच दिया जाता। कुछ ही समय में अंग्रेजों ने इतना धन कमा लिया कि वो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति ले आए। एक अंदाजे के मुताबिक अंग्रेज व्यापारी 1765 से 1815 ईस्वी तक भारत से हर साल लगभग 1 करोड़ 80 लाख पाउंड लेकर जाते थे। कहा जाता है कि प्लासी की जंग जीतने के बाद बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के हाथ इतनी दौलत आई कि जब वो पहली बार ब्रिटेन वापस गया तो एक अंदाजे के मुताबिक लगभग 2,34,000 पाउंड अपने साथ लेकर गया। दोस्तों, अगर ये हिसाब लगाया जाए कि अंग्रेज कुल कितना धन भारत से लूट कर ले गए तो इस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है।
लेकिन इनमें सबसे विश्वसनीय राय एक भारतीय अर्थशास्त्री की ही है, जिसके मुताबिक 1765 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक अंग्रेजों ने भारत से जो धन लूटा वो आज के हिसाब से लगभग 45 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बनती। अगर इस राशि को भारतीय रुपए में बदले तो ये लगभग 3,25,755 अरब रुपए बनते हैं। अंग्रेजों ने भारत को क्या दिया? दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि अंग्रेजों ने भारत में कुछ काम ऐसे भी किए जो काबिले तारीफ है और इनसे भारत की जनता को फ़ायदा हुआ, जैसे कि राजनीतिक समझ, डेमोक्रेसी, कानून का शासन, रेलवे प्रणाली, डाक प्रणाली, अंग्रेजी शिक्षा। लेकिन फिर ये सवाल होगा कि क्या रेलवे भारतीयों के लिए था या इसमें अंग्रेजों का अपना ही फायदा था? भारत में पहली रेल 1853 ईस्वी में चली। ये प्रणाली प्राइवेट ब्रिटिश पूंजीपतियों ने कुछ शर्त पर ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर शुरू की। ब्रिटिश कंपनी ने रेलवे में पूंजी लगाकर अथाह धन कमाया। इस योजना में कितनी लूटमार हुई इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि 1850 और 1860 की दहाई में भारत में रेलवे पर प्रति मील औसतन 18,000 ब्रिटिश पाउंड खर्च हुई, जबकि अमेरिका में बिल्कुल उसी समय में प्रति मील रेलवे के निर्माण पर लगभग 2,000 पाउंड खर्च आया। यानी भारत में हर मील रेलवे के निर्माण पे ब्रिटिश पूंजीपतियों ने ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे के लालच में 8 से 10 गुना ज़्यादा राशि खर्च की। रेलवे की इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को किसी भी प्रकार से लाभ पहुंचाना नहीं था, बल्कि ये व्यवस्था ब्रिटेन में व्यापार, सरकार और सैन्य जरूरतों के लिए बनाया गया था। ब्रिटिश रेलवे द्वारा खदानों से कोयला निकालने, लोहे और कपास को बंदरगाहों तक पहुंचाने और मजदूरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता था। यात्रा की सुविधाएं देना तो रेलवे का अतिरिक्त फायदा था जो लोगों को हुआ। 20वीं सदी के शुरू तक रेलवे में बोर्ड डायरेक्टर से लेकर टीटी तक अंग्रेज अधिकारी ही होता था। इन अंग्रेज अधिकारियों को फर्स्ट क्लास की सुविधाएं और वेतन मिलती थी। कुछ दशकों बाद इस प्रणाली में कुछ नरमी लाई गई और अंग्रेजों के अलावा एंग्लो इंडियंस को भी इसमें नौकरी दी जाने लगी। रेलवे के बारे में यह बात आपको जानना चाहिए कि 1862 में बंगाल में भारतीय मैकेनिक अपने काम में इतने विशेषज्ञ हो गए थे कि वो खुद रेलवे इंजन तैयार कर सकते थे। भारतीय इंजन का कार्य प्रदर्शन ब्रिटिश इंजन जितना ही बेहतर था, जबकि इसकी लागत बहुत कम थी। जब ब्रिटिश अफसरों को ये बात पता चली तो 1912 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीय वर्कशॉप में इंजन डिजाइन और तैयार करने पर पाबंदी लगा दी। इसका नुकसान ये हुआ कि 1854 से 1947 के बीच इंग्लैंड से लगभग 14,400 इंजनों का आयात किया गया, परंतु 2012 के बाद भारत में कोई इंजन नहीं बनाया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत अपने पुराने तकनीकी ज्ञान को इतना खो चुका था कि भारतीय रेलवे को ब्रिटेन के पास जाकर विनम्रतापूर्वक भारत में पुनः इंजन निर्माण का कारखाना लगाने के लिए मार्गदर्शन देने का आग्रह करना पड़ा। अंग्रेज दौर का दूसरा फायदा यानी अंग्रेजी भाषा। कुछ लोग अंग्रेज दौर के दूसरे फायदे के तौर पर अंग्रेजी भाषा को बताते हैं। भारत को अंग्रेजी भाषा से काफ़ी फायदा हुआ। ये हमारे देश का दूसरा आधिकारिक भाषा है। लेकिन यहाँ भी वही सवाल उठता है कि क्या अंग्रेज़ों ने सच में भारत को अंग्रेजी शिक्षा दी? ब्रिटिश शासक जब भारत छोड़कर गए तब साक्षरता दर सिर्फ 16% थी और महिला साक्षरता दर केवल 8% थी। यानी 1947 में 12 महिलाओं में से केवल 1 पढ़ और लिख सकती थी। अंग्रेज़ों के भारत आने से पहले यहाँ हजारों मदरसे और मकतब थे। मदरसों में मुसलमानों को धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, जबकि मकतब में प्रायः धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पढ़ाए जाने वाले विषयों में लोक प्रशासन, व्यवसाय और कविता जैसे बौद्धिक व सांस्कृतिक विषय शामिल थे। मकतब प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के लिए था, जिनमें हिंदू और मुसलमान दोनों होते थे। उत्तर भारत के अधिकतर मुसलमान और हिंदू उर्दू भाषा का प्रयोग करते थे,
जो फारसी, अरबी और संस्कृत भाषा का मिश्रण होती थी। लेकिन 18वीं सदी में अंग्रेज़ों ने सभी मकतब बंद करवा दिए और अपनी अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली शुरू करवा दिया, परंतु भारतीयों के एक छोटे भाग को। इसका कारण स्पष्ट था कि एक ऐसे वर्ग को तैयार करना जो भारतीयों और अंग्रेज़ों के बीच दुभाषीय का काम कर सके। ऐसे लोगों का वर्ग जो खून एवं रंग में तो भारतीय हो, लेकिन रुचियों, विचारों, नैतिकताओं एवं ज्ञान की दृष्टि से अंग्रेज हो। ब्रिटेन को भारतीयों की शिक्षा से न तो कोई दिलचस्पी थी, न उन्होंने इस उद्देश्य के लिए कोई बजट रखा था। अंग्रेजी भाषा तो भारतीयों ने अपने दम पर सीखा था। ब्रिटिश काल में राजनीतिक स्वतंत्रता। दोस्तों, ब्रिटिश काल के अंतिम वर्षों में कुछ लोकतांत्रिक सुधार किए गए और भारतीयों को लोकतंत्र की समझ मिली। इन उपायों के माध्यम से अंग्रेज़ों ने भारत में रहने वाले दो बड़े धर्मों के बीच विभाजन करके अपने शासन को मजबूत किया। उनकी पॉलिसी थी बांटो और राज करो। इस पॉलिसी के जरिए उन्होंने भारतीय जनता को विभिन्न वर्गों में बांट दिया। अंग्रेज़ों ने हमेशा ये धारणा बनाए रखा कि वो भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रहे, लेकिन वास्तव में उन्होंने सत्ता को निचले स्तरों पर स्थानांतरित करने के लिए कभी कोई कदम उठाया ही नहीं। 1857 के असफल स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन लगभग समाप्त हो गया और सत्ता सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के पास चली गई। दूसरे शब्दों में कहें तो हुकूमत हमेशा ब्रिटिश साम्राज्य के पास ही रहा। लगान और टैक्स के रूप में धन तो अर्जित किया, लेकिन आम भारतीयों को वास्तविक प्रतिनिधित्व कभी नहीं दिया। इसके विपरीत अंग्रेज़ों ने हमेशा भारत के लोगों पर अत्याचार किया और उन्हें कैद किया, ज़मीनें हड़प ली, गुलाम बनाया और तकलीफ़ें दी। हज़ारों साल पुरानी सभ्यता वाला भारत ब्रिटिश शासन के 300 वर्षों बाद दुनिया का गरीब देश बनकर रह गया। आज हम सोच सकते हैं, अगर ब्रिटेन इसके संसाधन पर कब्जा जमा कर इसे इस बुरी तरह से ना भंभोड़ता तो आज भारत तरक्की में राज कर रहा होता। ये इतिहास के कुछ बड़े अगर में से एक अगर है। भारत में ब्रिटिश शासन के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।